अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 514 का लास्ट लेक्चर्स बनाने जा रहे हैं, यानी लास्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बेसिकली 26 से ऑनवर्ड 30 लेक्चर तक कंप्लीट कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 26 है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज हैं क्या? एनर्जी रिसोर्सेज वो तरीके हैं जिनसे हम अपनी एनर्जी को लेते हैं, जिनसे हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को। जब हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रीमेड नहीं कर सकते, रीग्रोन नहीं कर सकते, जिन्हें हम दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें ना, रीग्रोन एट अ स्केल कंपेरेबल टू इट्स कंजम्पशंस, न्यूक्लियर रिसोर्सेज हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गई, नेचुरल गैसेस हो गई, ये ऐसी गैसेस हैं जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते। इस तरह रीन्यूएबल जो होती है बेसिकली ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि दोबारा से बन सकती हैं, हम इसे रिप्लेनिश कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सोलर हो गया, जियोथर्मल हो गया, विंड हो गया, बायोमास हो गई। फॉसिल फ्यूल टॉपिक 100। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं बेसिकली ये नेचुरल प्रोसेस से होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। इनमें होता क्या है कि डेड ऑर्गेनिज्म की जो होती है ना, डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। अब जो एज ऑफ, अगर जिस तरह ऑर्गेनिज्म दफन हुआ या जिस तरह उसकी ज़मीन में वो किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम तो हुआ क्या कि उसके फॉसिल्स जो थे वो मिट्टी के साथ रिएक्ट करते रहे, मिलते रहे, यानी उसकी हड्डियाँ जो थी वो मिलती नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो फॉसिल फ्यूल्स थे वो जनरेट हो गए। अब हम कह सकते हैं कि इन जनरल कह सकते हैं कि बरिड कंबस्टिबल जियोलॉजिकल डिपोजिट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। फॉसिल फ्यूल को हम कह सकते हैं जनरल टर्म में बरिड कंबस्टिबल जियोलॉजिक डिपॉजिट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये डिकेड प्लांट के भी हो सकते हैं, एनिमल्स के भी हो सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट किए जाते हैं क्रूड ऑयल के अंदर, कोल के अंदर चेंज हो जाते हैं, नेचुरल गैसेस के अंदर भी आ जाते हैं, और ये हैवी ऑयल होता है बाय एक्सपोजर टू हीट के नज़दीक जाते हैं तो हैवी ऑयल बन जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की, तो ओवर 100 मिलियन ऑफ ईयर्स तो ये पाए जाते थे, इसमें एक्सपोजर हुआ था। फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जी जो कंज्यूम होती है वो परसेंटेज ऑफ टोटल होती है। अगर पाकिस्तान के देखें तो 60.89 हमारे पास मेजरमेंट आया था 2011 के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आता है कि ग्राफ्स हैं, ग्राफ आपके पेपर में नहीं आते, सो हम इन्हें कर देते हैं स्किप। लेसन 26 कंप्लीट। 27 में अब हम आ गए एनर्जी रिसोर्सेज पार्ट 2। जब हम कंजम्पशन ऑफ फ्यूल्स की बात करते हैं तो जब हम डेवलप कंट्रीज को देखते हैं तो अब जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो उनके पास कंजम्पशन ऑफ फ्यूल जो होता है वो एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज लेस होता है। डेवलप कंट्रीज जो होती हैं वहाँ पे कंजम्पशन ऑफ फ्यूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ये ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल्स हो रहे होते हैं यूज़। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, चाइना की, पाकिस्तान की, तो इसमें बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे हम पर कैपिटल कंजम्पशन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम मिकदार में है। देन आपको ये यहाँ पे एक चार्ट दिखा रहे हैं, ग्राफ दिखा रहे हैं। ग्राफ के अंदर भी अगर हम देखें तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। इस बार जी हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज जो आपके पास, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर हम रीन्यू नहीं कर सकते, वो सफिशिएंट रेट में होते हैं, वो यहाँ पे सस्टेनेबल इकोनॉमी के अंदर पाए जाते हैं। कार्बन बेस्ड चीज़ें हो गई और ऑर्गेनिकली डिराइव फ्यूल्स हो गए। अब जब हम ओरिजिनल ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करते हैं विद एड ऑफ हीट और प्रेशर वो फ्यूल बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई। ये सारे के सारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अगर हम देखें कि इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द ह्यूमन ओनली वेयर जियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज हीट, प्रेशर, ऑर्गेनिक एक्टिविटी हो रहा हो तो ये वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिकली वाइबल होते हैं एक्सट्रैक्ट करना।
कोल जो है वो बेसिकली अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है जिसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एरा के दौरान लॉन्च किया गया था और ये कंटिन्यू कर रहा है ग्रोथ को। कोल जो है कोट अगर हम कोल को बात करते हैं तो इसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये एनर्जी कंजम्पशन के काम आते हैं। नेक्स्ट आपको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्यूल। जब सरफेस माइनिंग हो रही होती है, डीप अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही होती है, ये दो बेसिक मेथड हैं माइनिंग के, याद रखिएगा। सरफेस माइनिंग और डीप अंडरग्राउंड माइनिंग जो होती है, ये दो मेथड है माइनिंग के। अब ये डिपेंड करते हैं कि ये दोनों में से कौन सा मेथड यूज़ करना है। ये डिपेंड करता है कि कितनी डेप्थ है ब्यूरे की, डेंसिटी क्या है, थिकनेस क्या है। अगर हम देखें तो अगर वो नज़दीक है तो हम यूजली यूज़ करते हैं सरफेस माइंडेड। अब सरफेस माइंड हम कहते हैं, चाइना जो है वो प्लूटेड सिटीज़ में आ जाता है, दुनिया की मोस्ट प्लूटेड सिटीज़, जहाँ 2007 के अंदर 2 कोल फायर प्लांट किए गए थे एवरी वीक। कोल ट्रिगर जो ग्लोबल वार्मिंग करता है और इसमें हम मोस्ट प्लूटेंट भी देख लेते हैं। अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को देखा जाए तो उन्होंने प्रूवन किया था इस रिजर्व कोल को अबाउट अराउंड 909 बिलियन टन्स, जिसका मतलब था कि वो सस्टेन कर रहे थे करंट प्रोडक्शन रेट को, जो कि 155 ईयर से चल रहा था। इसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं, हमने जैसे कि बात की ना कि अनलाइक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ये यहाँ पे हम इवेंचुअली डिप्लीट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल कंपैरिजन कर सकते हैं कोल माइन के अंदर, जैसे कि एग्जॉस्ट इज गॉन हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो जनरली डिफाइन की जाती है, ये वो एनर्जी होती है जो रिसोर्सेज से आती है, जिसे हम नेचुरली अवेलेबल समझते हैं, लाइक सनलाइट हो गया, विंड हो गया, रेन्स हो गई, टाइड्स हो गए, मतलब वेव्स हो गई, जियोथर्मल हीट हो गई। विंड पावर जो होती है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है एयर फ्लो से बाय द हेल्प ऑफ टर्बाइंस। वो टर्बाइंस जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर को। विंड मिल्स यूज होते हैं मैकेनिकल पावर के लिए। विंड मिल्स जो होते हैं विंड पावर जो होती है ये अल्टरनेट होती है फॉसिल फ्यूल की। विंड पावर जो होती है वो रिन्यूएबल होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्लीन होती है, इसमें कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं पाई जाती। इसके बाद ये विंड पावर अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इसमें 3 रीजन्स हैं। साउदर्न पार्ट ऑफ सिंध हो गया, जहाँ से विंड आती हैं ड्यूरिंग द समर, और साउदर्न साइड ऑफ सिंध के अंदर से हम देखते हैं द सेकेंड मोस्ट रीजन जो है वो बलूचिस्तान का है, जहाँ से वेस्टर्न साइड ऑफ बलूचिस्तान से विंड्स आ रही होती हैं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा आ जाता है, पंजाब आ गया, गिलगित बल्तिस्तान आ गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें अगर हम देखें तो रेफरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जो जनरेट की जाती है हाइड्रो पावर से। अब जो प्रोडक्शन होती है वो हाइड्रो पावर से ही बनाई जाती है और इसे यूज़ किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके अंदर हम फॉलिंग और फ्लोइंग ऑफ वाटर कर रहे होते हैं। इसके बाद ये बायोमास जो है ये बायोलॉजिकल मटेरियल है जिसे ड्राइव किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अगर हम बायोमास को देखें तो ये एक ऐसी रिसोर्स है जिससे हम एनर्जी जो कि हमें फॉर मेकिंग एनर्जी, ये हमें रेफर की जाती है प्लांट या प्लांट बेस्ड मटेरियल से। ये एक ऐसी एनर्जी सोर्स है जिससे हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस हीट और इनडायरेक्टली आफ्टर कन्वर्टिंग इट वेरियस फॉर्म ऑफ बायोफ्यूल। यहाँ पे हम वुड देखते हैं तो वुड जो है वो लार्जेस्ट बायोमास एनर्जी सोर्स है, जिसके अंदर हम फॉरेस्ट को देखते हैं। इसमें हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्रियल बायोमास के बारे में बात की जा रही होती है। बायोमास जो है वो रिन्यूएबल फॉर्म है एनर्जी की, जिसके अंदर हम जब ये यूज़ हो जाती है व्हेन यूज नो फास्टर देन इट इज़ प्रोड्यूस। डिफॉरेस्टिफिकेशन भी हमारे पास आ जाती है। डिफॉरेस्टिफिकेशन या डिसर्टिफिकेशन जो है ये रिजल्ट होता है बायोमास का, जब बायोमास बहुत ज़्यादा हो जाती है। फोटोसिंथेसिस प्रोडक्शन जो होती है इसमें हाफ अमाउंट ऑफ आवर करंट एनर्जी यूज़ हो रही होती है। इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि इससे हम पेपर फूड को डिवोट कर रहे होते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो गए। बायोमास फ्यूल जो होता है ये सॉलिड लिक्विड गैस से यूज़ हो रहा होता है, उसमें हम एनर्जी को रिलीज़ कर रहे होते हैं जब हम बायोमास को दफन करते हैं। लाइक सस्टेनेबिलिटी भी इसमें काफ़ी सारी होती है। फिर आपके पास टॉपिक 103 आ जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि अभी हमने इसमें काफ़ी डिटेल में देख लिया कि
ये इवेंचुअली डिप्लीटेड होते हैं। इनमें हम सिंपली कंपैरिजन कर सकते हैं कोल माइन के अंदर रहते हुए, मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि जब ये एग्जॉस्ट व्हेन once has been exhausted is gone। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो ऐसी एनर्जी है जो कि रिसोर्सेज से आती है, जिससे नेचुरली अवेलेबल होता है, यानी कि वही बात दोहराई गई जो हमने पीछे पढ़ ली थी। इसके बाद दी गन्स विंड फार्म जो है वो चाइना के अंदर है, याद रखिएगा ये चाइना के अंदर पाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर 3 रीजन्स हैं, वही हम देख चुके हैं, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित। बायोमास अगेन रिपीट पे हमारे पास आ रहा है, क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कि वापस हमारे पास बायोमास आ रहा है, तो बायोमास को भी हम स्किप करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम देखते हैं कि अर्थ कितना हीट अप हुआ। ये क्लीन होती है, सस्टेनेबल रिसोर्सेज से यूज़ हो रहे होते हैं। जियोथर्मल एनर्जी को ये रेंज करती है शैलो ग्राउंड से हॉट वाटर तक। अब हॉट रॉक जो होती हैं वो इसमें फ्यू माइल्स पे होती हैं अर्थ सरफेस से, तो हम देखते हैं कि कितनी ही एक्सट्रीमली वो हाई टेम्परेचर पे हैं कि वो मॉल्टन रॉक्स बन सकती हैं। यानी कि देखा जाता है कि प्रॉपर अगर इसका हम डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर कितनी गर्माइश पाई जाती है, किस लेवल तक रॉक रहती है, हॉट रॉक रहती हैं, और किस लेवल तक वो मैग्मा बन जाती हैं, यानी वो मॉल्टन रॉक्स बन जाती हैं। इसमें रेडियो एक्टिव लाइट्स को देखा जाता है। देन आपके पास आ जाता है एनर्जी कंजर्वेशन। अगर हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो कंजर्वेशन एक प्रोटेक्शन है, प्रिजर्वेशन है, मैनेजमेंट है, रिस्टोरेशन है वाइल्ड लाइफ के। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट हो गए, सॉइल्स हो गए, वाटर हो गया, ये यूज़ हो रहे होते हैं। अब देखिए तो ग्रीन व्हीकल भी स्टार्ट हो गई, जो मोटर व्हीकल होती है जो कि लेस हार्मफुल होती है, इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे काफ़ी कम पड़ता है। इसमें हम कन्वेंशनल व्हीकल यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें गैसोलीन और डीजल यूज़ हो रहे थे, ये उनकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। सोलर व्हीकल्स भी आजकल आ चुकी हैं, ऐसी व्हीकल जो लाइक ह्यूमंस को इल नहीं करती, उनकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर रही होती। इसमें इंसिडेंस ऑफ रिस्पायरेटरी नहीं हो रहा था, कार्डियो डिजीज और लंग कैंसर्स नहीं हो रहे होते। यूके के अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक 24,000 लोग परमानेंट मतलब उनकी प्री मेच्योरली उनकी डेथ हो गई है। यूँ कह ले कि उनकी डेथ रेट है ये हमारे पास यूके के अंदर। ह्यूमन पावर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड वॉकिंग, बाईसाइकिल, बोट्स और अदर इकोनॉमिकली फ्रेंडली थिंग्स। ये था जी 27 लेक्चर। जल्दी से 28 देख लेते हैं। आई थिंक आपके 28 लेक्चर्स हैं या 30 हैं। चलें अभी हम देख लेते हैं कितने हैं। उम्मीद है कि आपको अब तक की सारी वीडियोस समझ आई होंगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग नए आए हैं वो भी मुझे सब्सक्राइब कर दें। इन्वायरमेंटल हैजर्ड एंड डिजास्टर पार्ट 1। अब हम आते हैं हैजर्ड की तरफ। हैजर्ड जो है ये बेसिकली एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर इवेंट्स अक्कर हो रहे होते हैं जो कि थ्रेटन करते हैं आपके नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसके एडवर्सली अफेक्ट हो रहा होता है इंसान की ज़िंदगी पर। हैजर्ड बेसिकली डिजास्टर्स होते हैं। हैजर्ड जो होते हैं ये नेचुरल होते हैं, इसमें मैन इंड्यूस प्रोसेस हो रहा होता है, या आप कह सकते हो कि ऐसे इवेंट जो पोटेंशियल लॉस करते हैं ह्यूमन लाइफ्स को, प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रप्शंस हो रही होती है नॉर्मल एक्टिविटीज़ के अंदर, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे होते हैं। जब हैजर्ड आ गया, या यूँ कह लें कि जब हैजर्ड एक्टिव हो गया, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन बना देता है। हैजर्ड एक ऐसी सिचुएशन है जो कि अगर वो गुजरती है तो हम कहते हैं कि एक इंसिडेंट था। एनवायरनमेंट जो होते हैं इसमें प्रोवाइड किया जाता है रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर, मिनरल, वुड हो गया। अगर इसकी अपॉर्चुनिटी देखी जाए ना, तो हम देखते हैं कि जब हैजर्ड आता है ना, तो क्या करता है, वो इन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे हैजर्ड ट्रिगर किया, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट इवेंट स्टार्ट हो गए, हैजर्ड और डिजास्टर हम कह सकते हैं। अगर डिजास्टर्स की देखा जाए तो डिजास्टर जो है वो सीरियस डिस्ट्रप्शन हो रही होती हैं कम्युनिटी की फंक्शनिंग के अंदर, जिसमें वाइड स्प्रेड ऑफ ह्यूमन स्टार्ट हो जाता है, मटीरियल ख़राब हो जाता है, इकोनॉमिक आपकी बैठ जाती है, एनवायरमेंटल लॉस स्टार्ट हो जाते हैं। डिजास्टर का अगर इफेक्ट देखा जाए तो उसमें हम देखते हैं कि कम्युनिटी या सोसाइटी जो होती है वो उसे कोप नहीं कर सकती। अगर कोप करती है तो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करती है। और ये यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारा रिस्क आ जाता है अगर हैजर्ड
और अनवेलेबिलिटी इकट्ठी हो जाए तो। हैजर्ड जो होता है ये स्ट्राइक करते हैं एरियाज को जहाँ पे लो वेनेबिलिटी होती है, और वहाँ पे जब वो हैजर्ड गुजर होता है तो हम कहते हैं कि डिजास्टर यहाँ पे आया था। अब अगर हम बात करते हैं नेचुरल हैजर्ड की, तो वहाँ पे हमारे पास आके 20 टाइम ग्रेटर था डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर। नेचुरल हैजर्ड जो है बेसिकली एक ऐसा हैजर्ड है, नेचुरल हैजर्ड टॉपिक 108। हैजर्ड जो होते हैं वो इनकम्पास करते हैं जियोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना को, जैसे अर्थक्वेक हो गया, कोस्टल एरेंस हो गए, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए। ये सारे जो थे ये नेचुरल हैजर्ड्स थे। इसमें हम साइक्लोनिक स्टॉर्म्स और ड्रॉट की बात कर रहे होते हैं। अब वो नेचुरल इवेंट जो कि ओरिजिनेट होते हैं एक्सट्रीम और फिजिकल प्रोसेस को लेकर, उसे हम कहते हैं कि ये नेचुरल हैजर्ड्स हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस या फ्लड या हरिकेन या सुनामी, ये ऐसे हैं जो कि लिथोस्फीयर पे ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, हाइड्रोस्फीयर को अफेक्ट कर रहे होते हैं, एटमॉस्फेयर को भी साथ साथ अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं नेचुरल हैजर्ड्स के। इसके बाद जी हम दोबारा डिजास्टर की तरफ आ गए। डिजास्टर की रिपीट में आपके पास आ रहा है। ये था 28 लेक्चर, जल्दी से 29 को भी कर देते हैं स्टार्ट। 9 के अंदर हम सुनामी के बारे में बात करेंगे, एनवायरमेंटल हैजर्ड और डिजास्टर्स की बात करते हैं। अब सुनामी जो है ये जापानीज वर्ड से निकला जिसे हम कहते हैं हर्बर, जिसका मतलब था हर्बर वेव, जिसे हम सेस्मिक सी वेव भी कहते हैं और टाइडल वेव भी कहा जाता है। सुनामी वेव जो होती हैं ये कभी भी नॉर्मल सी वेव्स की तरह नहीं होती। हम इनकी वेव लेंथ देखें तो वो बहुत लंबी होती हैं। ये ब्रेक करती हैं वेव को। सुनामी जो होती है ये इनिशियली रिजेंबल करती है रैपिड राइजिंग टाइड को। देन हम उसे देखते हैं कि वो ये टाइडल वेव्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं और ये तबाही की तरफ लेके आती हैं। सुनामी जो होता है वो दो मैकेनिज्म के थ्रू डैमेज करता है। एक स्मैश फोर्स ऑफ वार करता है वाटर को, मतलब वो ट्रैवल करता है हाई स्पीड पर, पानी के अंदर तूफान आ जाता है, वहाँ पे उसकी ट्रैवलिंग जो होती है वो हाई स्पीड की तरफ चली जाती है। फिर इसके बाद ये डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेनिंग हो जाती है लैंड के ऊपर। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेब्रिस हो जाते हैं। इसमें वेव्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। सुनामी जो होती है वो अप्रोच करती है कोस्ट को, वाटर को, जो और फिर उन्हें शैलो बना देती है। यानी कि हम अगर इसका लेके आए तो सुनामी बेसिकली पानी के अंदर तूफान, वो तूफान जो तबाही मचा देता है, जहाँ वेव्स की लेंथ बड़ी होती है। बेसिकली हम कहते हैं सुनामी होता क्यों है, ये अंडर सी अर्थक्वेक होता है। अब यहाँ पे एक और हमारे पास रिपोर्ट हुआ था अंडर सी अर्थक्वेक इंडियन ओशन के ऊपर अंदर 26 दिसंबर 2004 को, जिसने सुनामी की वजूहात बनी थी। इसमें बहुत सारा डिजास्टर हुआ था। 200,000 लोग जो थे उन्होंने अपनी लाइफ्स खो दी थी। ये जो वेव्स थी इन्होंने इंडोनेशिया के अब हम कह सकते हैं कि इन वेव्स ने मुख्तलिफ शोर्स को तंग किया था या उसे डिजास्ट किया था। मुख्तलिफ आप कह सकते हो जजीरों को तबाह किया था। इंडोनेशिया साहिली इलाकों को हिला के रख दिया था। इंडोनेशिया के हो गए थे, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड और दूसरी मुख्तलिफ कंट्रीज आई थी, और ये 15 मीटर हाई वेव्स थी। सोमालिया पे पहुंची थी, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे ये 500 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एपिसेंटर थी। फिर इसमें रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शंस आई थी जिन्होंने इफेक्ट किया था इस सुनामी को। इसके बाद ही इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स और डिजास्टर। अर्थक्वेक जो है ये शेकिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ है जिसके अंदर हम वायलेंट इनफ डिस्ट्रॉय और होता है, मेजर बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती हैं, किल और ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। इसमें स्वर्टी ऑफ शेकिंग आना शुरू हो जाती है, यानी हिलना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत वायलेंट होता है। अर्थक्वेक जो होता है वो पूरी शहरों को तबाह कर देता है। एक एकदम से इसमें होता क्या है कि एकदम से शेक होता है और गिरने शुरू हो जाती हैं इमारतें। सेकंड्स के हिसाब से अर्थक्वेक मुतासिर करता है। अर्थक्वेक जो है इसे ऑब्जर्व किया गया सिस्मोमीटर मैग्नीट्यूड के इसमें अगर देखा था, द मूवमेंट मैग्नीट्यूड इज द मोस्ट कॉमन केस। जहाँ अर्थक्वेक की जो हमारे पास थी वो 5 रिपोर्ट हुई थी इंटायर ग्लोब के ऊपर, यानी अर्थक्वेक की शिद्दत हमारे पास जो आई थी मैग्नीट्यूड के ऊपर 7 थी। फिर एक वक्त आया कि अर्थक्वेक आपके पास आया जिसकी स्लाइटली वो ओवर 9 मैग्नीट्यूड पे था। और इस तरह पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध, पंजाब में जो होते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडियन प्लेट चाहे बलोचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, ये एक ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आते जाते रहते हैं।
फिर जी आपके पास फ्लड आ गया। फ्लड जो है ये ओवरफ्लो ऑफ वाटर को होता है, जहाँ पे जो कि सबमर्ज कर देता है लैंड को। अब ये वो लैंड होती है जो ड्राई होती है। अब फ्लडिंग जो होती है ये ओवरफ्लो ऑफ वाटर हो जाता है, और इसमें होता क्या है कि रिवर जो होता है वो बाहर अपनी हदूद से बाहर निकल आता है, आबादियों के अंदर आना शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ से रिवर गुजरता है वहाँ वहाँ डिजास्टर होना शुरू हो जाते हैं। देन आपके पास एक आया था कि हरिकेन जो है वो ह्यूज स्टॉर्म के तौर पे सामने आया। इसमें 600 माइल्स अक्रॉस उसने मूव किया था। स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, इनवर्ड और अपवर्ड थी, जिनकी स्पीड थी 75 से 200 mph। हर हरिकेन जो था वो यूजुअली लास्ट करता था ओवर अ वीक। ये मूव कर रहा था 10 से 20 माइल पर आवर ओवर द ओपन ओशन। हरिकेन्स जो थे वो गैदर करते हैं और एनर्जी को थ्रू कॉन्टैक्ट विद वार्म ओशन वाटर। एवेपोरेशन हो गई थी, बारिश आना शुरू हो जाती है। अब टोटल यहाँ पे लास्ट में आके हमें बताया गया कि ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं उनके अंदर लो प्रेशर सिस्टम पाए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। कहीं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये है जी हमारा आज का लास्ट लेक्चर, इस सीरीज़ का भी लास्ट लेक्चर। मेरा आपके साथ गुजरा हर सफ़र बहुत अच्छा रहा। उम्मीद है कि आपको भी हर चीज़ समझ आई होगी। कहीं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एनवायरमेंटल हैज़र्ड और डिज़ास्टर, पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का जो टोटल एरिया 40% टोटल एरिया जो है ना, टोटल एरिया का 40% जो है वो प्लेन्स और डेजर्ट से कवर है। डेजर्ट जो है वो 9 से 10 टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं, जिसमें चोलिस्तान आ गया, थरपाकर आ गया, थाली आ गया। तो इसमें हम अगर मेन इशू देखें तो वो होता है दिस टाइप ऑफ लैंड के पानी नहीं होता। यहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं होता। ह्यूमन और इंसान जो जानवर जो होते हैं वो दोनों सफ़र कर रहे होते हैं। इसमें अवन से मतलब जिसमें स्नो स्लाइड हो रहा होता है, स्नो स्लिप्स हो रहे होते हैं। इसके बाद जी हम इसमें देखते हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड्स को। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स जो होते हैं कि रेफर करते हैं डाइवर्स एरा ऑफ, या यूँ समझ लें डाइवर्स एरे ऑफ अ डिजीज़ और इन्फेक्शन। हैजर्ड जो ओरिजिनेट होते हैं ना बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से, उन्हें एपिडेमिक कहा जाता है। जैसे कि अभी कोरोना चला, ये कि हमारे पास हैजर्ड था, ये बायोलॉजिकल हैजर्ड था। वबाई अमराज थे। इसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया की वजह से भी और होता है, वायरस की वजह से। अब कोरोना जो था वो वायरल था, तो हमने उसे वायरस से ओरिजिनेट हुआ था। मेडिकल वेस्ट की वजह से हो जाता है, इंसेक्ट्स की वजह से होता है, प्लांट की वजह से। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन से हो रही होती हैं। अब जब हम इनकी सोर्स की बात करते हैं तो ये हेल्थ अफेक्ट करती हैं। इसमें स्किन इरिटेशन हो रही होती हैं, एलर्जीज आ रही होती हैं, इन्फेक्शंस पाए जाते हैं। अब एड्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। अब ये ऐसी बीमारी हैं जो डेथ की तरफ लेके जाती हैं। बायोलॉजिकल हैजर्ड जो होते हैं इन्हें डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट है पैथोजेंस और दूसरे हैं टॉक्सिन। अब पैथोजेंस जो होते हैं ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्प्रेड करते हैं डिजीज़ को। इसमें एंथ्रिक्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा हो गया, प्लग हो गया, हेमोफिलिक फीवर हो गया। और आप इसमें देखते हो तो मुख्तलिफ नॉर्मल टेम्परेचर्स आपके आ जाते हैं। टॉक्सिन जो होते हैं ये पॉइजन्स होते हैं। ये वो पॉइजन्स होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं एनिमल से, प्लांट से। विद पैथोजन जब हम देखते हैं तो पैथोजन जो होता है वो बहुत सारे लोगों को मारता है, और टॉक्सिन जो होता है वो इतने ज़्यादा तबाही नहीं मचाता। इसके बाद ही हम 1918 के अंदर देखते हैं तो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा जो था वो पैंडेमिक बना था, जिसमें हमने बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट में देखा था कि बहुत सारे लोग मर गए थे। ये वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हुआ था। अगर रिसेंट ईयर्स की बात करते हैं तो पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न किया था। सेवरल डिजीज़ आ गई थी, फुट और माउथ डिजीज़ आई थी, HIV एड्स के बारे में काफ़ी डिस्कस किया गया था। दूसरे नेचुरल हैजर्ड्स जो होते हैं वो फ्लड हो गए, वाइट फायर्स हो गए, जिनके अंदर हम कम्बिनेशन ऑफ जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और क्लाइमेट फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ये जी मेरी बतख भी आ गई है। पाकिस्तान जो है वो विटनेस करता है 0.76 सी राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द लास्ट 40 ईयर्स। बट यहाँ पे अगर हम डिस्टर्बिंग बात करते हैं तो वो माउंटेन्स एरियाज हैं, गिलगित बल्तिस्तान के, चित्राल के, जहाँ पे 1.5 सेल्सियस ड्यूरिंग टाइम पीरियड इंक्रीज आया। जहाँ अब यहाँ पे हम देखते हैं more than 40% of the population in Pakistan is at risk of natural disaster such as drought, फ्लड एंड साइक्लोन। तो ये था जी हमारा लास्ट लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा।
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल पेपर। मिलते हैं जी किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।